त्रिपाठी और मेरे साथ हैं डॉक्टर डी एन त्रिपाठी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है, क्यों होता है और उसके सिम्टम्स क्या आएंगे, क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि सर, डेंगू क्या होता है और कैसे होता है? डेंगू एक वायरस जन्य बीमारी है, यानी वायरस से होने वाली बीमारी है। और ये एक आरएनए वायरस है। और ये वायरस एक मच्छर होता है, मच्छर को कहते हैं एडिस एजिप्टाई नाम का एक मच्छर होता है, जो इस वायरस का वेक्टर होता है, कैरियर होता है। जब डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये वायरस को उसके ब्लड में छोड़ देता है और फिर उसकी वजह से डेंगू बीमारी होती है। मच्छर के काटने और बीमारी के सिम्टम आने में करीब 1 हफ्ते का टाइम लगता है। और जो ये वायरस है, ये आरएनए वायरस है और ये इसके 4 वेरिएंट होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। और इसमें एक बार डेंगू इन्फेक्शन अगर एक वायरस से हो जाता है तो भी ये नहीं गारंटी होती कि दोबारा नहीं होगा, दोबारा दूसरे टाइप से उस इन्फेक्शन दोबारा फिर हो सकता है। जी, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सर इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? देखिए, डेंगू बीमारी जब डेंगू मच्छर काटता है और जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है करीब 1 हफ्ते का, वो बीतने के बाद इसके लक्षण अपीयर होते हैं। और डेंगू बीमारी के 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस क्या होते हैं? एक होता है अर्ली से एक्यूट फेज। एक्यूट फेज 3 दिन का होता है। फिर होता है 3 दिन का क्रिटिकल फेज और 3 दिन का होता है रिकवरी फेज। तो टोटल करीब ये बीमारी हफ्ते से 10 दिन की होती है। और इस बीमारी में जब भी शुरुआत में जब ये लक्षण आएंगे, मरीज को तेज बुखार होता है। तेज बुखार होने के बाद शरीर में सीवियर पेन होता है, बहुत दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, आंख के पीछे दर्द होता है, हेडेक होता है, फ्लैशिंग होती है, मतलब चेहरा लाल हो जाता है। तो ये लक्षण शुरुआती 3 दिन बहुत तेज बुखार होता है और उसके साथ ही दर्द होता है। दर्द इतना तेज होता है कि इसी दर्द की वजह से इसको ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। शुरुआत में 3 दिन के बुखार के बाद बुखार जब कम होने लगता है तो कम होने के बाद या तो मरीज रिकवर कर जाता है या फिर मरीज फिर क्रिटिकल फेज में चले जाता है। क्रिटिकल फेज में मरीज क्यों जाता है? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार होता है, सपोज करिए एक बार पहले उसको डेंगू 1 वायरस से इन्फेक्शन हो चुका है, दोबारा दूसरे टाइप के वायरस से इन्फेक्शन होता है या डबल इन्फेक्शन होता है, 2 वायरस से एक साथ मिक्स टाइप का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें जो है जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ये एंटीबॉडीज मोनोसाइट्स से बहुत सारी ल्यूकोट्रीन्स, इंटरल्यूकिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक केमिकल जो होते हैं उनको सिक्रीट कराती हैं, निकलते हैं। और ये जो केमिकल होते हैं, ये जो हमारी शरीर की रक्त वाहिनियां हैं जिनमें खून बहता है, उनकी जो अंदर वाली लेयर होती है, एंडोथेलियल लेयर उसको कहते हैं, उस एंडोथेलियल लेयर को डैमेज करती हैं, जिससे वो लीकी हो जाती है, लीक करने लगती है। और लीक करने की वजह से जो हमारे अंदर रक्त बह रहा होता है, रक्त का जो द्रव पार्ट होता है, रक्त के 2 पार्ट होते हैं, एक सेलुलर पार्ट होता है जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है, रक्त कणिकाएं होती है, दूसरा उसका प्लाज्मा होता है। तो ये प्लाज्मा उन रक्त वाहिनियों से लीक करने लगता है और ये लीक करने की वजह से जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, हेमाटोक्रिट बढ़ जाती है और प्लेटलेट डाउन होने लगती है। तो ये क्रिटिकल फेज में ये होता है, हेमाटोक्रिट बढ़ने लगता है और प्लेटलेट जो है कम होने लगता है। और जो ये चीज प्लाज्मा लीक होती है, डिफरेंट पार्ट में अलग अलग इफेक्ट डालती है। जब लंग में ये लीक करती है तो उसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, फेफड़े की झिल्लियों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। पेट में जब ये लीक करता है तो मरीज को एसाइटिस हो जाती है, पेट में पानी भरने लगता है। बाकी टिश्यू में लीक होता है तो शरीर में सूजन आ जाती है। तो इस तरह की अच्छा, तीसरी चीज, जब ये प्लाज्मा लीक करती है तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से मरीज को का ब्लड प्रेशर लो होने लगता है।
तो क्या क्या होता है, एक तो मरीज की प्लेटलेट घटने लगती है, दूसरा उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, तीसरा चीज उसका है ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा होने की वजह से उसकी हीमोटोक्रिट बढ़ने लगती है। और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो शरीर के जो मुख्य अंग है, वाइटल आर्गन है, उनमें रक्त का संचार और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जब मरीज के जो है ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होने लगती है तो उसकी वजह से मरीज को अल्टर्ड सेंसोरियम होने लगता है, ड्राउजी होने, सुस्त पड़ने लगता है या इरिटेबल होने लगता है। जब फेफड़े में पानी भरता है तो उसकी वजह से बच्चे को, मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब गुर्दे में जो है खून का संचार कम होता है तो गुर्दे खराब होने लगते हैं, उससे पेशाब कम होने लगता है। तो और जब स्किन में ऊपर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी वजह से मरीज ठंडा पड़ने लगता है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन जो क्रिटिकल फेज होता है उस फेज में मरीज के आते हैं। मान लिया क्रिटिकल फेज मरीज 24 से 48 घंटे का, करीब 2 से 3 दिन का होता है, उसको मान लिया निकाल ले गया तो फिर मरीज रिकवरी फेज में आता है। एंडोथेलियल फिर सही हो जाए, जो मेम्ब्रेन होती है जो डैमेज होती है इसकी वजह से वो फिर सही होने लगती है। जो प्लाज्मा होता है वो वापस फिर ब्लड में जाने लगता है और मरीज को डाययूरेसिस होती है, यूरिन होता है और उससे पानी की पूरा हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है वो सही आ जाता है और मरीज रिकवर कर जाता है। तो ये इस तरह से डेंगू बुखार में इस तरह की वो पैथोजेनेसिस है, इस तरह की पैथोलॉजी है, इस तरह के इवेंट्स घटनाएं होती हैं। जी सर, तो सर आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये पार्ट कि कैसे क्या क्या चीज़ें इवेंट्स आती हैं। तो उसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सर टेस्ट क्या क्या कराएंगे, कंफर्मेशन टेस्ट कैसे करेंगे? देखिए, जब भी कोई मरीज, कोई भी पेशेंट ऐसे एरिया में, ऐसे सीजन में, बेसिकली जो डेंगू होता है ये मानसून की बात होता है। मानसून की बात क्या होता है कि जब बारिश के बाद छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तालाब होते हैं या टायर पड़े होते हैं, छोटे छोटे बर्तन घरों के आसपास पड़े होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है। और जो डेंगू का मच्छर है एडिज जिप्टाई, ये छोटे कलेक्शन, जो वाटर कलेक्शन होते हैं, जो पानी होता है, गैर बहने वाला पानी होता है, उसी में जो है फ्रेश वाटर एंड स्मॉल कलेक्शन ऑफ वाटर, उसमें ये मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है, इससे लार्वा उसमें पनपते हैं। तो अगर घर के आसपास जो इस तरह की गंदगी है तो उसमें ये मच्छर डेवलप होगा। ये मच्छर जहाँ दूर तक उड़ के नहीं जा सकता, इसलिए आपके आसपास, घर के आसपास कोई वाटर कलेक्शन की जगह होती हैं, उन्हीं या ऊपर टंकी होती है, खुली हुई टंकी होती है, उन टंकियों में इसके लार्वा होते हैं, तो वहां से मच्छर बनता है। तो इसके लिए जरूरी है कि वो मच्छर पनपे और जब वो मच्छर काटेगा तभी डेंगू होगा। एक बार अब जब मच्छर काट लिया उसके बाद एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद 5-7 दिन जब बीत जाता है उसके बाद मरीज को बुखार आता है। तो कोई मरीज ऐसी जगह का आता है जो दिस डेंगू एंडेमिक एरिया है, ऐसी जगह है जहाँ डेंगू होता है, सीजन भी डेंगू के आसपास का है और वो तेज बुखार के साथ आता है और शरीर में बहुत ज्यादा तेज उसके दर्द हो रहा है। शुरुआत में 2-3 दिन यही लक्षण होता है। तो इस तरह का मरीज आने पर डेंगू सस्पेक्ट किया जाना चाहिए। डेंगू सस्पेक्ट करने के बाद उसका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक तो नेट टेस्ट टू नेट होता है, जिसमें न्यूक्लिक जो वायरस होता है उसकी न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करके देखते हैं कि उसकी न्यूक्लिक एसिड उसमें है कि नहीं। ये महंगा टेस्ट है, इसमें टाइम लगता है, तो नॉर्मली क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ये टेस्ट नहीं यूज किया। दूसरा चीज है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट में जो एंटीबॉडी होती है वायरस की उसको टेस्ट करते हैं। एलाइजा टेस्ट जनरली 3 दिन के बाद IgM एंटीबॉडी के लिए पॉजिटिव आता है। तो जब 3 दिन से ज्यादा का बुखार हो जाए तब एलाइजा टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा चीज होता है कार्ड टेस्ट, जिसमें एक जो है NS1 एंटीजन होता है वायरस के अंदर, उस एंटीजन को टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी को टेस्ट करते हैं, कार्ड टेस्ट होता है। जो NS1 एंटीजन होता है वो शुरुआत के 3 दिन में भी 1 दिन के बाद ही पॉजिटिव आ जाता है। तो इस तरह से टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद सपोज करिए मरीज पॉजिटिव है, डेंगू पॉजिटिव है। अब डेंगू पॉजिटिव होने के बाद पेशेंट के वाइटल्स देखते हैं कि ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, यूरिन प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज्यादा उल्टी तो नहीं गए, कोई डेंजर साइन तो नहीं है। तो इस चीज को देखते हैं। अगर ये चीजें नहीं है तो मरीज को जो है
प्रॉपर एडवाइस के साथ उसको डेंजर साइन बताते हुए उसको घर भेज देते हैं और एक उसका सीबीसी बेसलाइन सीबीसी करवा लेते हैं, जिससे अगर उसका हेमाटोक्रिट बढ़े या प्लेटलेट डाउन हो तो उसको हम कंपेयर कर सकें। तो इस एडवाइस के साथ बुखार उतारने के लिए उसको बताते थे पैरासीटामोल की दवा लेते रहे, खूब सारा पानी पिए और आराम करे, और उसको डेंजर साइन बता देते हैं कि क्या लक्षण अपीयर होने पर वो वापस अस्पताल को आए। तो इस तरह करके मरीज को डायग्नोज करते हैं और आगे के लिए बढ़ते हैं। जी सर, तो जैसा आपने अभी बताया कि पेशेंट को हम डेंजर साइंस बताएंगे कि अगर वो अपीयर हो तो वो हॉस्पिटल है, तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन होने की जरूरत कब पड़ेगी? मान लिया पेशेंट सारे कॉम्प्लिकेशन डेंगू के तब होते हैं जब उसका बुखार सबसाइड होने लगता है। 3 से 4 दिन के बाद जब बुखार कम होने लगता है, उसके बाद मरीज अगर कंफर्टेबल फील कर रहा है तो अगर मरीज बुखार कम होने के बाद भी डिस्कम्फर्ट करने लगे, क्या डिस्कम्फर्ट होने लगे, मरीज सुस्त पड़ने लगे या बहुत ज्यादा इरिटेबल होने लगे, एक बात। दूसरी चीज, मरीज को सीवियर एब्डोमिनल पेन होने लगे, पेट में ज्यादा दर्द होने लगे, मरीज को बार बार उल्टी हो, मरीज को उल्टी में खून आए या काली उल्टी हो या काली टट्टी हो, या मरीज को छूने पर हाथ पैर शरीर उसका ठंडा महसूस हो, तो इसका मतलब होता है पेशेंट क्रिटिकल फेज में चला गया है और उसको जो है उसकी प्लाज्मा लीक कर रही है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसका एक जांच कराएंगे और उस जांच में अगर हमें हेमाटोक्रिट बढ़ती हुई लग रही है और प्लेटलेट ड्रॉप डाउन होती रही है, तो ऐसे मरीज को तुरंत भर्ती किया जाता है। इसका मतलब पेशेंट क्रिटिकल फेज में जा रहा है और ऐसे मरीज के लिए आगामी 24 से 48 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इसी मरीज में एक तरह के मरीजों में से कुछ मरीज डेंगू शॉक सिंड्रोम में चले जाते हैं और कुछ मरीज डेंगू हेमोरेजिक फीवर में चले जाते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है तो उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। अगर इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है तो उसको डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। सपोज करिए कोई डेंगू का मरीज है, उसका बीपी फाल हो रहा है और उसके बाद उसकी हेमाटोक्रिट बढ़ रही है, तो इसलिए है डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसका मतलब प्लाज्मा लीक कर रही है। लेकिन सपोज करिए कि अगर उसका जो है बीपी भी फाल कर रहा है, उसका हेमाटोक्रिट भी फाल कर रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मरीज के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और इसको कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तो इस तरह से जो 3 दिन के बाद का फेज होता है उसमें मरीज को एग्जामिन करके हम क्रिटिकल फेज का अंदाजा लगाते हैं और हम पूरा कोशिश करते हैं कि मरीज क्रिटिकल फेज से डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमोरेजिक फीवर में न जाने पाए, क्योंकि इसमें जाने के बाद मल्टी ऑर्गन फेल्योर में मरीज जाता है और फिर पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है, उसको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। जी सर, इस पेशेंट एडमिट हो गया, उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या क्या है? इनिशियल फेज में जैसा मैंने बताया, फेब्राइल फेज में शुरू में उसको बुखार कम करने के लिए उसको कोल्ड स्पंजिंग किया जाता है, उसको पैरासीटामोल की दवा दी जाती है और उसका प्रॉपर हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए ORS का घोल दिया जाता है और इसको ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन जब क्रिटिकल फेज के में पेशेंट जाता है और मान लिया अगर पेशेंट को हमें एविडेंस मिलता है कि पेशेंट में प्लाज्मा लीकेज हो रहा है, उसका पल्स प्रेशर नैरो हो रहा है, तो ऐसे और उसका हेमाटोक्रिट बहुत बढ़ रहा है और उसकी प्लेटलेट फाल हो रही है, तो ऐसे स्थिति में पेशेंट को भर्ती करते हैं। पेशेंट को भर्ती करने के बाद उसको IV फ्लूइड की देने की जरूरत होती है। उसकी IV फ्लूइड देते हुए हम उसके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, पल्स प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, साथ ही ये भी देखते हैं कि ज़्यादा फ्लूइड दे देने की वजह से मरीज को सांस लेने में ना दिक्कत होने लगे, मरीज को पल्मोनरी एडिमा ना हो जाए, यानी जो उसके फेफड़े में फ्लूइड ना कलेक्शन हो जाए। उसके बाद डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरफ जा रहा है, जो भी चीज होती है उसको सिम्टोमेटिक उस आधार पर उसको मैनेज करते हैं, उसके शॉक को मैनेज करते हैं। अगर हेमोरेज ज्यादा हो रहा है तो उसको ब्लड भी देने की जरूरत पड़ सकती है, या जो ऑर्गन फेल हो रहा होता है अकॉर्डिंगली उसकी मैनेज करते हैं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि इसको डेंगू होने से हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, डेंगू का सबसे बड़ा प्रिवेंट का तरीका वेक्टर उसका, यानी डेंगू किससे होता है, डेंगू मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का वायरस आपके अंदर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, डेंगू का वायरस आपके अंदर तब पहुंचेगा
जब एडीज इजिप्टाई मच्छर काटेगा। एडीज इजिप्टाई मच्छर कहाँ पनपता है? वो वाटर कलेक्शन में, फ्रेश वाटर कलेक्शन में पनपता है। और दूसरी चीज आप जानते हैं कि जो डेंगू का मच्छर होता है वो बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक उड़ नहीं सकता, तो उसका एक ही तरीका है, अपने घर के आसपास पानी का कलेक्शन ना होने दें। छोटे मोटे गड्ढे हों उसको आप पाट दीजिए, उसमें पानी ना इकट्ठा हो। छत पे छोटे मोटे अगर टंकी खुली हुई हो तो उस टंकी को बंद करवा दें, जिससे उससे के अंदर मच्छर ना पनपे। छोटे मोटे ऐसे टुकड़े होते हैं, टायर पड़े होते हैं, बोतलें पड़ी होती हैं जिसमें बरसात में पानी भर जाता है, उसके बाद उसमें मच्छर जो है ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसी चीजें हैं तो उनको हमें फेंक देना चाहिए, उसको ड्राई कर देना चाहिए और इन सारी चीजों से बचाना। अगर ये चीजें नहीं रहेंगी तो मच्छर नहीं पनपेंगे, मच्छर नहीं पनपेंगे तो जो है आपका वायरस का को वेक्टर नहीं मिलेगा, और अगर वायरस को वेक्टर नहीं मिलेगा, मच्छर काटेगा नहीं, तो डेंगू नहीं होगा। तो डेंगू से प्रोटेक्शन का एक ही तरीका है, मच्छर से प्रोटेक्शन। अब मच्छर का प्रोटेक्शन भी 3-4 लेवल पर क्या है। एक तो मच्छर को पनपने ही ना दें, एक बात। दूसरी बात, मच्छर पनप गए हैं तो उनकी मारने के लिए व्यवस्था करें। तीसरी बात, मच्छरदानी का प्रयोग करें जिससे मच्छर काट ना पाए। चौथी चीज, तमाम तरह के केमिकल आते हैं जिनको लगा लेते हैं, तो भी जो मॉस्किटो रिपेलर होते हैं उनका यूज करते हैं। तो इस तरह की चीजें, मच्छरों से बचने के सारे उपाय किए जाने चाहिए। डेंगू प्रिवेंशन में मच्छर से बचाव ही मेन इलाज है, क्योंकि अभी भी डेंगू के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कोई टीका नहीं है कि जिसके लगवा लेने से डेंगू से बचा जा सके। तो डेंगू से बचने के लिए आदमी को मच्छर से बचना चाहिए। जी सर, तो सर ने हमें बहुत ही एक इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि डेंगू होता क्या है, मच्छर के काटने से होगा, और उसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, कैसे सिम्टम्स आएंगे कि हमें हॉस्पिटल जाना इम्पोर्टेंट है, या बेसिक ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, उसके बाद प्रिवेंशन में क्या करेंगे। मेन प्रिवेंशन है कि मच्छर ना आने पाए। अगर मच्छर है तो उसके जो भी सोर्स हैं जहाँ पे वो रह सकते हैं, उस सोर्स को हटा दिया जाए। और या फिर अगर है वहाँ पे हम नहीं हटा सकते हैं तो कुछ रिपेलेंट्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, वो सब हम यूज कर सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक बस इतना ही है, और होप सो कि आपको ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल हो। एंड इसके साथ थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते।